क्रिप्टो 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 करेंसी, अरे भाई जिसको देखो वो क्रिप्टो करेंसी का ट्रेनर बना हुआ है, ट्रेडर बना हुआ है और आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। लेकिन कल ही की बात है कि मैंने अपने एक दोस्त से, जो तकरीबन आज से 3 महीने से क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर रहा है, और मुझे भी तकरीबन इतना ही अरसा हुआ है क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हुए। लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि यार क्या तुझे मालूम है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो उसका जवाब ये था कि यार मुझे तो सिर्फ ये पता है कि इसको ख़रीदने और बेचने से मैं पैसे कमा सकता हूँ, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। लेकिन मैं क्योंकि आईटी के बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ और इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसान ज़ुबान में, एक नॉर्मल नॉन टेक्निकल इंसान की ज़ुबान में ये समझा सकूँ कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। अब इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि करेंसी होती क्या है। हम करेंसी को जिस शेप और फॉर्म में जानते हैं वो ये है कि हमारे पास एक नोट होता है जो कि हम जाके किसी दुकानदार को या किसी भी इंसान को देते हैं, और वो उसके बदले में हमें कुछ भी रिटर्न कर सकता है, चाहे मर्जी वो कोई गुड्स हों या सर्विसेज हों। एनी थिंग यू लाइक यू कैन बाय इट विद यूजिंग टुडेज मनी। लेकिन ये कहानी यहाँ तक आई कैसे, जब हमसे पहले करेंसी क्या थी? इसके बारे में जो फॉर्मूला यूज़ होता था, जो टेक्निक यूज़ होती थी, उसको कहते थे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में ऐसा होता था कि लोग आपस में एक दूसरे से गुड्स एक्सचेंज किया करते थे। जैसे कि मैं अगर सेब बेचता हूँ तो मैं अपने सेब लेकर जाऊँगा एक उस इंसान के पास जो कि ऑरेंजेस बेचता है, मैं उसे कुछ सेब दूंगा और बदले में उससे ऑरेंजेस ले लूँगा। मैं अगर गाड़ी बेचता हूँ तो मैं अपनी गाड़ी लेकर जाऊंगा और मोटरसाइकिल वाले को देके उससे 3 मोटरसाइकिल ले लूंगा। अब इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे फ्लॉस थे। एक फ्लॉ तो ये है कि इसके अंदर आपके गुड्स की कोई सेट वैल्यू नहीं है। अब कितने एप्पल दोगे तो कितने ऑरेंजेस मिलेंगे, कितने ऑरेंज दोगे तो कितने एप्पल मिलेंगे, कोई आपकी वैल्यू जो है वो सेट नहीं थी। दूसरा ये कि आप अपने एप्पल बेचकर कोई चीज़ लेना चाहते हो, लेकिन जिस इंसान के पास वो चीज़ है जिससे आप वो चीज़ लेना चाहते हो, क्या उसको वाकई आपके एप्पल्स की ज़रूरत भी है कि नहीं है। तीसरा प्रॉब्लम उसके अंदर ये है कि अगर आपको कोई चीज़ खरीदने के लिए जाना है तो आपको बहुत सारे एप्पल्स अपने साथ लेकर जाने पड़ेंगे। अब वो एप्पल कैरी करना, उनको ट्रांसपोर्ट करना, ये एक बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक और एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वे था ऑफ ट्रेडिंग गुड्स विद ईच अदर। लेकिन पहले ज़माने में ये होता रहा। फिर इस ट्रेडिंग मेथड के अंदर ऑल्ट्रेशन की 110 बीसी में पहली करेंसी जो है वो दुनिया में मुतारिफ कराई गई। वो करेंसी एक एक क्वाइन के फॉर्म में थी जो एक मिंट में जो है वो तैयार किया गया था, जिसको पहली करेंसी का नाम दिया गया। उसके बाद 1200 एडी में, 1200 एडी में गोल्ड को एक करेंसी के तौर पे मुतारिफ कराया गया, जहाँ पे सब लोगों ने बैठ के इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ये गोल्ड गोल्ड है, और ये जो है ये एक नायाब पत्थर है या मेटल है, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, आई थिंक मेटल है। एक ये नायाब मेटल है, और ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बदले में हम अपने सेब देंगे और बदले में गोल्ड ले लेंगे, और हम उस गोल्ड को देकर, किसी भी इंसान को गोल्ड देकर उससे वो चीज़ ले सकते हैं जो हम उससे लेना चाहते हैं। तो गोल्ड बिकेम द फर्स्ट स्टैंडर्ड करेंसी, और उसकी वैल्यू दुनिया में आज भी इतनी ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि उसकी जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। गोल्ड ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से ज़मीन पे पत्थर पड़ा हुआ है, मिट्टी पड़ी हुई है, वो इस तरीके से आपको नहीं मिलता। गोल्ड आपको ढूंढना पड़ता है, और बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी में दुनिया में आज वो मौजूद है। वो एक नायाब मेटल है, इस वजह से वो एक इम्पोर्टेंस रखता है। फिर आया जी 1600 एडी, 1600 एडी में पहली बार पेपर मनी को करेंसी के तौर पे मुतारिफ कराया गया। अब ये दौर है जब सलाउद्दीन अयूबी का दौर था, जब मुसलमान और यहूदियों और ईसाइयों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ पड़ी हुई थी, सब आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो होता ये था कि जब किसी एक का काफिला बहुत सारा अपने साथ सोना लेकर, क्योंकि उन्हें चीज़ें रास्ते में ख़रीदनी होती थी, जंग का दौर है, जो भी प्रॉब्लम है, वो अपने साथ बहुत सारा गोल्ड लेकर ट्रैवल किया करते थे। अब वो जब गोल्ड लेकर ट्रैवल करते थे तो उनके जो दुश्मन होते थे वो उनके काफिले के ऊपर हमला करते थे और उनसे सारा गोल्ड छीन लिया करते थे। गोल्ड गया, आपके पास से पैसा चला गया, आपके पास से पैसा चला गया तो आप ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो गए। उसका हल क्रूसेडर्स के दौर में, इसी दौर में जब क्रूसेडर्स थे, जो कि
जिनको आज के ज़माने में टेम्पलर्स कहा जाता है, जो यहूदी जो ईसाइयों का बहुत ही बड़ा एक ग्रोथ था जिसने वर्ल्ड ऑर्डर्स चेंज किए। जब क्रूसेडर्स ने उसका ये सॉल्यूशन निकाला कि वो अपने काफिलों में, जब एक काफिला एक शहर से दूसरे शहर जा रहा होता था, तो वो एक जगह पे तमाम सोने को जमा कर लिया जाता था। वो सोने को जमा करके उसके बदले में एक रिटर्न चिट्ठी या रिटर्न एक लेटर दे दिया करते थे, अपनी मोहर लगा के, कि भाई ये काफिला जब एक शहर से दूसरे शहर पहुंचेगा तो फला फला जगह पे आपने जाके ये लेटर दिखाना है। वो लेटर पे लिख दिया करते थे कि भाई हम फला फला बंदे ने, क्रूसेडर के कमांडर ने, इतने रुपए का या इतनी मालियत का जो है गोल्ड यहाँ पे हमारे पास है, तो ये काफिला जब दूसरे शहर पहुंचे और ये आपको ये लेटर दिखाए तो आप उसको बदले में इतनी मालियत का सोना दे दें। और उसमें वो थोड़ी सी अपनी फीस रख लेते थे। उससे ये होता था कि चांसेस कम हो जाते थे कि एक काफिला जब दूसरी जगह पे जा रहा है तो उनसे जो है उनका सोना कोई चुरा नहीं सकता था, उनके उनके लुटने पिटने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते थे। तो ये पहली फॉर्म थी पेपर मनी की। वो जो लेटर यूज़ होना शुरू हुआ, फिर लोगों ने क्या करना शुरू किया, लोगों ने उस लेटर की बेस पे ही तिजारत करना शुरू कर दी। क्या आप वो लेटर, आपने यहाँ पे क्रूसेडर्स के पास अपना सोना रखवाया, आप दूसरे शहर गए, आपने दूसरे शहर में से जाके घोड़े खरीदे, और जिस इंसान से आपने घोड़े खरीदे आपने उसको वो लेटर दे दिया जो क्रूसेडर से आप लेके आए थे। अब वो किसी भी क्रूसेडर्स के ऑफिस, जो कि जिसको आप कह सकते हैं बैंक में जाएगा, वो वहाँ पे जाके वो लेटर देगा और बदले में उनसे उतनी मालियत का सोना ले लेगा जितने कि उसने घोड़े उन्हें बेचे। इसी तरीके से वो मनी आज इवॉल्व होती गई और आज जाके हम उसको पेपर मनी की वैल्यू में देखते हैं। आप कोई भी नोट किसी भी मुल्क का अपने हाथ में पकड़ें तो उसका मतलब ये होता है कि उस मुल्क की हुकूमत जो है वो आपको उस नोट की मालियत पे जितना सोना बनता है उतना सोना देने की जिम्मेदार है। और ये तो हम बात कर रहे हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, जिसमें हमारा पाकिस्तान भी आता है, इंडिया आता है, जहाँ पे अभी तक डिजिटल करेंसी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। अभी तक लोग जो हैं वो पेपर मनी के ऊपर इकोनॉमीज़ को चला रहे हैं। वहाँ पे ऐसा होता है। क्योंकि मैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में रहता हूँ, तो लास्ट टाइम मैंने जो कैश देखा होगा, शायद मुझे कैश देखे हुए तकरीबन 1.5-2 हफ्ता हो गया होगा, और वो भी कैश यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑल यू नीड इज़ योर मोबाइल फ़ोन, और मोबाइल फ़ोन में आपका क्रेडिट कार्ड भी होता है, आपका डेबिट कार्ड भी होता है, आपका बैंक अकाउंट भी होता है। सब कुछ आप अपने मोबाइल फ़ोन से हर जगह जाके पे कर सकते हो। आप यहाँ पे काम करते हो, आपकी सैलरी आपके बैंक में आती है, आप दुकान से कुछ खरीदने जाते हो, आप अपने मोबाइल से पे कर देते हो। तो एवरीथिंग दैट यू हैव जो है वो नंबर्स की फॉर्म में आपके पास मौजूद है। नंबर्स की फॉर्म में आप मोबाइल की बैंक ऐप पे जाते हो, अपना बैंक अकाउंट खोलते हो और वहाँ पे आपको पता चल जाता है आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं। आपको अपना रेंट पे करना है, अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवानी है, आपको गाड़ी में फ्यूल डालना है, आप या तो अपने बैंक से डायरेक्ट अगले के बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हो, या तो अपने कार्ड को इस्तेमाल करके अपनी पेमेंट कर देते हो। तो कैश पेपर मनी अब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आई थिंक दैट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन की बेस के ऊपर हमने इस वीडियो का आगाज़ किया था कि भाई क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी जो है वो सॉल्यूशन है हमारी आज की करेंसी के अंदर दरपेश आने वाले उन तमाम प्रॉब्लम्स का, चैलेंजेस का जो हम फेस करते हैं। जो 3 सबसे बड़े चैलेंजेस हम आज की करेंसी में फेस करते हैं वो है कि सबसे पहले तो आपकी आईडी हैक हो सकती है, या आपकी आइडेंटिफिकेशन थेफ्ट का जो चक्कर है वो हो सकता है कि कोई, आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में देख लें कि कोई आपके बैंक अकाउंट का एक्सेस किसी तरीके से हासिल करके आपसे पैसे चोरी कर सकता है, आपका कार्ड चुरा के आप वो एटीएम से पैसे विड्रॉ करा सकता है, या आप कैश मनी पे चले जाएं, पेपर मनी पे चले जाएं तो कोई आप बैंक से पैसे लेके निकले, कोई गन पॉइंट पे आपसे पैसे छीन के जा सकता है। तो आईडी थेफ्ट इज़ द नंबर 1 प्रॉब्लम। उसके बाद जो सेकंड बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि बैंक के सिस्टम्स डाउन होते हैं। आप जो है वो अपने पैसे को एक्सेस नहीं कर पा रहे होते फॉर सम रीज़न, कुछ भी ऐसा हुआ कि उनको फील हुआ कि आपके अकाउंट में कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो रही है, आपका अकाउंट बंद, 7 दिन के लिए वो वेरिफिकेशन के लिए चला गया, 4 दिन तक आप अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते। तीसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ट्रांजैक्शन लिमिट।
कुछ बैंक्स में ऐसा होता है कि अगर आपको ट्रांजैक्शन करनी है, आपको जाके अपनी गाड़ी खरीदनी है और आपको अपने कार्ड से पे करना है, तो वो जो शोरूम वाले हैं वो 2.5% आपको चार्ज करेंगे। या तो आपका बैंक आपके ऊपर लिमिट करा देगा, लगा देगा जी कि आप अब एक दिन में $1000 से ज़्यादा नहीं विड्रॉ कर सकते, या उसके ऊपर आपको फला फला परसेंट पे करना पड़ेगा। तो ये जो 3 मेजर इश्यूज हैं हमारी एग्जिस्टेंट करेंसी के साथ, जो कि हम आज के दौर में फेस करते हैं, इन 3 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो है बेसिकली क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी जिसमें सबसे बड़ी मेजर क्रिप्टो करेंसी और पहली क्रिप्टो करेंसी जिसको बिटकॉइन कहा जाता है, और आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा। बिटकॉइन के अंदर एक सॉल्यूशन है इन तमाम 3 एग्जिस्टिंग करेंसी का। पहला सॉल्यूशन कि बिटकॉइन हैक नहीं हो सकता, बिटकॉइन के अंदर आप कोई तब्दीली नहीं ला सकते। मैं इसको आगे वीडियो के अंदर और एलेबरेट करूंगा, लेकिन आपने एक कॉन्सेप्ट समझ लेना है। बीइंग एन आईटी एक्सपर्ट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि बिटकॉइन हैक नहीं हो सकता। दूसरी बात, बिटकॉइन के अंदर कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है। बिटकॉइन अगर मेरे पास मौजूद है और मुझे आपको देना है, तो ऑल आई नीड, मुझे आपके डिजिटल अकाउंट या डिजिटल वॉलेट का एड्रेस चाहिए। मुझे आपको एक 100 रुपए की वैल्यू का बिटकॉइन अगर देना है, तो मैंने जाके उसकी पहले देखना है कि अभी बिटकॉइन कितने का चल रहा है, उसकी वैल्यू क्या बनती है, $100 में कितना बिटकॉइन आना चाहिए, और वो बिटकॉइन मैंने आपके वॉलेट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देना। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको 100 रुपए कैश निकाल के दे दिया, नो ट्रांजेक्शन, नो लिमिट, नथिंग। तीसरी चीज, नो ट्रांजेक्शन लिमिट। मैं चाहूं तो जितनी भी बड़ी अमाउंट, जितनी भी ज्यादा तादाद के अंदर आपको बिटकॉइन डायरेक्ट आपके वॉलेट में ट्रांसफर कर सकता हूं, क्योंकि इसके अंदर कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है। इट्स अ पीयर टू पीयर, एक बंदे से दूसरे बंदे तक मैं ट्रांजैक्शन कर सकता। अब इसके अलावा 3 बिटकॉइन के अंदर स्पेशलिटीज भी हैं। एक तो ये कि कोई ट्रांजैक्शन की कॉस्ट नहीं है। दूसरी ये कि 24/7 आप अपने बिटकॉइन को अपने वॉलेट से एक्सेस कर सकते हैं और किसी को भी कुछ ही देर के अंदर अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और तीसरी चीज, फास्ट ट्रांजैक्शन। पहले अगर आपको ओवरसीज या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर करना है तो तकरीबन आपको आधा दिन तक लग सकता है, लेकिन बिटकॉइन के अंदर ऐसा नहीं है। आपने यहाँ से ट्रांजैक्शन की, वहाँ से माइनर्स ने उस ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई किया और आपके रिसीवर के पास पैसे पहुँच गए। अब जी हम बात करेंगे क्रिप्टोग्राफी के बारे में। अगर आपका आईटी रिलेटेड या टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडस्ट्री से ताल्लुक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा इस बात को समझना कि क्रिप्टोग्राफी कैसे काम करती है। लेकिन ये वीडियो क्योंकि नॉन टेक्निकल व्यूअर्स के लिए है, तो उनको मैं बहुत ही आसान सी ज़ुबान में बताना चाहूँगा कि क्रिप्टोग्राफी एक ऐसा कंप्यूटर एल्गोरिथम है जिसको SSJ 256 या हैश भी कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको अगर मैं आपको टेक्निकल वे में समझाऊंगा तो बताना, लेकिन आसान ज़ुबान में क्रिप्टोग्राफी ऐसे काम करती है कि आप नेटवर्क के ऊपर जब कोई पैकेट भेजते हो, तो उस पैकेट को अपनी एक पब्लिक की के साथ नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हो। नेटवर्क उस पब्लिक की को और उस डाटा को वेरीफाई करता है, और जब वो रिसीवर के एंड पे जाता है तो रिसीवर अपनी प्राइवेट की के साथ, जब उस पब्लिक की के साथ अपनी प्राइवेट की लगाता है, तो वो उस डाटा को एक्सेस करने में कामयाब हो जाता है। सिंपली बीइंग एन आईटी एक्सपर्ट, मैं आपको ट्रस्ट दिलाना चाहूँगा कि बिटकॉइन या हैश 256 को हैक करना इम्पॉसिबल है। कोई भी आज तक ऐसा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं आई दुनिया में जो कि बिटकॉइन के इस एल्गोरिथम को क्रैक कर सके, ब्रेक कर सके या इसको हैक कर सके। तो ये फुली फंक्शनली सिक्योर्ड करेंसी है। अब ये करेंसी इस तरीके से है जिस तरीके से हमने पहले बात की कि कैसे क्रूसेड के दौर में एक पेपर के ऊपर लिख के दे दिया जाता था कि जी क्रूसेडर्स ने इतनी अमाउंट या इतनी अमाउंट के इक्विवेलेंट सोना जो है वो इस इंसान से रिसीव कर लिया है। जब ये आपको ये पर्ची दिखाए तो आपने इसको इतना गोल्ड या इतना पैसा इतना गोल्ड जो है वो दे देना है। बिल्कुल उसी तरीके से बिटकॉइन क्रिप्टोग्राफी के अंदर ये जो पेपर पे लिखी हुई बात है, ये जो लेजर है जिसके अंदर लिखा जाता है कि इस बंदे को इतने पैसे देने हैं,
इस बंदे के पास इतने बिटकॉइन हैं, इसने इतने इसको दे दिए हैं, इसमें के पास इतने बचे हैं। ये जो पूरा लेजर का एक रिकॉर्ड है, ये बिटकॉइन का पूरे एक नेटवर्क के ऊपर स्टोर होता जाता है। अब स्टोर किसके पास हो रहा है, क्योंकि कोई बैंक तो इन्वॉल्व है नहीं। जैसे क्रूसेडर्स थे पिछली एग्जांपल में, कोई बैंक तो इन्वॉल्व है नहीं। ये जो है कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर सिक्योर हो रहा है। और उन लोगों के पास जिनको माइनर्स कहा जाता है, जो कि बिटकॉइन को माइन करते हैं, बेसिकली उनका काम ये होता है कि वो इतना ज़्यादा कंप्यूटर की कैपेसिटी अवेलेबल रखते हैं नेटवर्क के ऊपर कि तकरीबन हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो माइनिंग कर रहे हैं। तो जब मैं एक बिटकॉइन ख़रीदता हूँ तो वो 1 लाख लोगों के कंप्यूटर्स के अंदर ये बात फीड की जाती है कि मैंने मतलब औरंगज़ेब ने एक बिटकॉइन ख़रीद लिया है। अब मैं जब आपको उस बिटकॉइन का 25% ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो वो 1-1.5 लाख माइनर जितने भी दुनिया में अभी तक माइनर्स हैं, और उनकी तादाद बढ़ती जा रही है क्योंकि बिटकॉइन यूज़र्स की तादाद बढ़ती जा रही है, उन तमाम लोगों के नेटवर्क के ऊपर ये चीज़ लिख दी जाती है कि औरंगज़ेब ने 25% बिटकॉइन की वैल्यू जो है वो आपको दे दी है। अब इसको हैक करना इतना मुश्किल है कि आप किसी एक बंदे के कंप्यूटर में जाके ये इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों के कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर ये इंफॉर्मेशन सेव है कि इसको सबके ऊपर साइमल्टेनियसली सबके नेटवर्क्स के ऊपर एक साथ अपडेट करना नामुमकिन है। अब बिटकॉइन के अंदर भी कुछ फ्लॉज हैं जो कि अभी की सिचुएशन के साथ आप उसको फ्लॉज कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहला फ्लॉ ये कि पूरी दुनिया में अभी क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं है, दुनिया की इकोनॉमीज़ कई सारे मुल्कों में बिटकॉइन को बैन कर रखा है और बहुत सारे लोग तो इसको करेंसी कंसीडर ही नहीं करते। तो बिटकॉइन अभी तक इतना ज़्यादा आम नहीं है, इतने ज़्यादा लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। अभी जो है बिटकॉइन सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज के ऊपर लोग उसको ख़रीद कर बेच कर सिर्फ पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्टॉक एक्सचेंज की तरह। लेकिन कुछ फ्यूचर थिंक टैंक्स और एनालिस्ट के मुताबिक 2030 तक 25% ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो बिटकॉइन के ऊपर ट्रांसफ़र हो सकती है। और जब ऐसा होगा तो बहुत सारे रिटेलर्स, सेलर्स जो है वो बिटकॉइन को एज अ मोड ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। एक चीज़ जो बिटकॉइन को हमेशा कुछ लोगों की नज़र में नापसंदीदा रखेगी वो है उसका वॉलेटाइल होना, जिससे मुराद ये है कि बिटकॉइन की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहेगी। और शायद यही वो चीज़ है जिसकी वजह से बहुत से लोग इसको नापसंद करते हैं और बहुत से लोग इसको पसंद भी करते हैं, क्योंकि उसके वॉलेटाइल होने की वजह से बहुत से लोग इससे पैसा बना भी सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको ये बात बता देना चाहूँगा कि ये जो मेरी वीडियो है ये सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है और इसमें कोई भी बात आपको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं बताई गई। अगर आप बिटकॉइन या उससे रिलेटेड किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड करते हैं तो वो आपका अपना रिस्क है, आपका अपना लॉस है, आपका अपना प्रॉफिट है। मेरी अगली आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बिटकॉइन में आप कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और किस किस टाइप की करेंसीज दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा कि क्रिप्टो करेंसी और करेंसी बेसिकली क्या है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, थम्स अप का बटन दबा के मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोस जल्द से जल्द आपके सामने पेश कर सकूं। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में लाजमी वो सवाल पूछें और मैं आपका सवाल अपनी आने वाली वीडियोस में ज़रूर आंसर करूँगा। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। साइनिंग आउट, औरन के व्लॉग्स।